So, very good evening, and we will start with the today's session. The subject is discrete structures and graph theory. Discrete structures and graph theory. It's DSGT, discrete structure and graph theory. In our syllabus, first of all, this subject is analytical subject. Analytical subject मतलब it is purely mathematical. तो एक्सप्लेन वाई वगैरह ऐसे क्वेश्चंस इसमें नहीं आते. ये प्योरली मैथमेटिक्स है जो कंप्यूटर साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ये भी है, अगर आप गेट एग्जामिनेशन दोगे जो इंजीनियरिंग के बाद होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो एमटेक एंड पीएचडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उस एग्जाम में भी आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का यूज आएगा. तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है वो अपने को पढ़ना है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ थ्योरी में. सो इन डीएसजीटी वी हैव टोटल 6 मॉड्यूल्स. तो मैं पहले मॉड्यूल लिखता हूं, आप मेरे साथ कॉपी करो, एंड मॉड्यूल लिखने के बाद हम डिटेल में सिलेबस स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी का. सो वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज वेरी सिंपल मॉड्यूल जो आप सबको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है. एंड अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है तो कॉलेज में भी आपका मॉड्यूल 1 शुरू हुआ रहेगा. तो मॉड्यूल नंबर 1 इज योर सेट थियरी एंड लॉजिक. मॉड्यूल 1 इज सेट थियरी एंड लॉजिक. मेरे साथ लिखते चलो, राइट. सेकेंड मॉड्यूल इज मैथमेटिकल रिलेशन. मॉड्यूल 2 इज मैथमेटिकल relations. Module number 3 is your functions. Module 3 is functions. Module 4 is counting. Module 5 is your algebraic structures. Algebraic structures. And module number 6 is your graph theory. ठीक है. सो सारे के सारे 6 मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है. एंड अप्रोक्सीमेट वेटेज की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 14 to 16 मार्क्स आपका वेटेज है हर मॉड्यूल का. करेक्ट है. तो ये जो सिलेबस के 6 मॉड्यूल्स के नाम मैंने लिखे हैं, आप ये लिख लो एंड नोटबुक बंद करो, सिर्फ मेरे पास देखेंगे. हो गया तो नोटबुक बंद करके सिर्फ मेरे पास देखो. So in discrete structure and graph theory, we have total 6 modules. Module number 1 is set theory. Syllabus में देखोगे तो लिखा है crisp set theory and logic. It is obviously the same, set theory and logic. Second module is your mathematical relations. Third module is your functions. Module 4th is counting. Module 5th is your algebraic structures. एंड मॉड्यूल नंबर 6 इज योर ग्राफ थियरी. ठीक है. जैसे मैंने बताया एनालिटिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो अपने को नए नए प्रॉब्लम सीखने हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी में. चलो अभी लिख के हो गया रहेगा तो आप बंद कर दो नोटबुक, सिर्फ मेरे पास देखो. टुडे वी विल स्टार्ट विथ द सेकेंड मॉड्यूल विच इज मैथमेटिकल रिलेशन. उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल देखोगे तो फर्स्ट मॉड्यूल एकदम ही बेसिक एंड सिंपल मॉड्यूल है. सिलेबस देखोगे तो प्री रिक्विजिट में ही लिखा है कि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थियरी आनी चाहिए. एंड मोर ऑफ सारे बच्चे ऑलमोस्ट सेट थियरी एंड लॉजिक के टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर है. तो एक्चुअल अपना सब्जेक्ट जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल नंबर 2 से. बट फिर भी एक मैं रफ आइडिया दे देता हूं कि सारे के सारे 6 मॉड्यूल्स में अपने को क्या क्या डिटेल में पढ़ना है. सेट थियरी एंड लॉजिक थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो अपने को सबको मालूम है, राइट. उसके बाद हम मैथमेटिकल रिलेशन से शुरुआत आज के लेक्चर की करेंगे. चलो सेट थियरी. एंड हाँ, जब मैं फास्ट जाऊंगा सेट थियरी एंड लॉजिक में
तो अगर इनकेस कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट है तो रुका। मैं बोला कि आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। इसका मतलब पहला चैप्टर लेंगे नहीं, ऐसा नहीं, पहला चैप्टर लेंगे, बट एक्चुअली कोर सब्जेक्ट से अपन, कोर मॉड्यूल से अपन शुरुआत करेंगे। सेट थियरी में सबसे पहले शुरू होता है हाउ यू डिफाइन सेट। तो सबको पता है व्हाट इज अ सेट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स which are interrelated with each other by some logic or some sense is called as set. बेसिकली सेट में आपको पता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, बट कलेक्शन ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ इंटररिलेट होने चाहिए। देयर आर टू मेथड्स टू राइट अ सेट। पहला मेथड है डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज अ टैबुलर मेथड और अ रोस्टर मेथड। So what is the basic difference between these two methods to represent a set? पहला, डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड का मतलब होता है आपको नेम ऑफ द सेट स्पेसिफाई किया जाएगा, एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इन द यूनिवर्स। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सबको पता है सेट ऑफ अल्फाबेट्स में कितने मेंबर्स रहेंगे, 26 ए टू जेड। सेट ऑफ वॉवेल, सबको पता है कि 5 वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। Then set of natural number, set of natural number starts from 1, सबको पता है, 1 2 3 4 till infinity. Set of whole number starts from 0, so 0 1 2 3 4 till infinity. Set of integers number start from minus infinity to plus infinity. तो इनको set of colors, set of birds, set of animals, इसको हम डायरेक्ट डेफिनेशन मेथड बोलेंगे, जहां पे आपको सेट का डेफिनेशन दिया होगा, नाम दिया होगा, एलिमेंट ऑलरेडी प्रीडिफाइंड इन द यूनिवर्स। जो सेकंड मेथड है ना टू रिप्रेजेंट अ सेट, व्हिच इज कॉल्ड एज अ टैबुलर मेथड और रोस्टर मेथड। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको सेट का नाम नहीं दिया रहेगा, सेट के अंदर कुछ कंडीशंस दी रहेगी, जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो सेट का हिस्सा रहेगा, जो एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है दैट एलिमेंट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ सेट। एग्जाम्पल से लिखता कैसे हूं देखो, बोलता कैसे हूं सुनो। सेट ए इज हैविंग एलिमेंट एक्स सच दैट x belongs to natural number and x square less than equal to 30। करेक्ट है। सो सेट ए में ऐसे कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो आंसर सर, सेट ए में ऐसे x एलिमेंट रहेंगे जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड सर वो x जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 30 भी होना चाहिए। तो चलो, x is a natural number, natural number starts from 1, is it one natural number, हाँ, 1 square less than equal to 30, हाँ, is it two natural number, हाँ, 2 square less than equal to 30, हाँ, 3 natural number, हाँ, 3 square less than equal to 30, हाँ, similarly 4, हाँ, 5, हाँ, 6, is it 6 natural number, yes, बट क्या 6 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 30 है, नो। तो ये आपके हो गए एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो सेट ए में कौन कौन रहेंगे, एलिमेंट 1 2 3 4 5। सपोज मैं लिखूंगा सेट बी इज हैविंग एलिमेंट y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 60। चलो अब बताओ, सेट बी में कौन से एलिमेंट रहेंगे, ऐसे एलिमेंट y रहेंगे जो नेचुरल नंबर में से होंगे बट उसका स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 60 होगा। तो ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7, तो 7 नेचुरल नंबर है बट 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 59, 59 लेस देन इक्वल टू 60, यस। 8 इज अ नेचुरल नंबर बट क्या 8 का स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 60 है ना, तो 8 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेट बी। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ रोस्टर मेथड और अ टैबुलर मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको सेट थ्योरी में आएगा। उसके बाद आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। चलो कैसे लिखते हैं टाइप सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले आएगा सबसेट सुपरसेट।
पहला क्या आएगा, सबसेट सुपरसेट। चलो चलिए तो मैं यहां लिखता हूं सबसेट सुपरसेट, ठीक है। व्हाट इज सबसेट सुपरसेट? सपोज वी हैव टू सेट, set A and set B, and if all the element of set A are present in set B, then A is called as subset of B, B is called as superset of A। एग्जाम्पल देना होगा तो मैं बोलूंगा वोवेल इज अ सबसेट ऑफ अल्फाबेट, राइट, क्योंकि सारे वोवेल अल्फाबेट में प्रेजेंट रहेंगे, तो वोवेल ये सबसेट हुआ, अल्फाबेट ये सुपरसेट हुआ। कैन आई से दैट नेचुरल नंबर is a subset of whole number? Yes. Natural number is a subset of integer number? Yes. Whole number is subset of integer number? Yes. तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट सुपरसेट। सेकंड आएगा यूनिवर्सल सेट, सेकंड आएगा यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अ सुपरसेट ऑफ एवरी सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। जो सबका सुपर सेट होता है हम उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इफ यू सिलेक्ट अ सेट ऑफ कंट्रीज, देन दिस यूनिवर्सल और वर्ल्ड इज योर यूनिवर्सल सेट। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो यूनिवर्स के बाहर हो। तीसरा आएगा तुम्हारा नल सेट, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज नल सेट, एम्प्टी सेट? इट इज डिनोटेड बाय empty bracket or simply denoted by phi. Phi indicates a null set. So what is null set? As the name implies, a set having no element is called as a null set or an empty set। example लिखना होगा। Say set A is having element x such that x belongs to natural number and x less than 1, right? अब बताओ मुझे सेट A में कितने एलिमेंट आएंगे? Answer, sir, no element. Why? Because x is the part of set A, एलिमेंट x सेट A में होने चाहिए, एंड x नेचुरल नंबर है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 1। क्या 1 लेस देन 1 है? नो। तो सेट A में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, उसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट बोलते हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। व्हाट इज कार्डिनलिटी? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी। मतलब what is cardinality of vowel? Is 5. What is cardinality of alphabet? Is 26। फिर आएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? एज द नेम इंप्लाइज, सेट इज फाइनाइट, मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट आर फाइनाइट और काउंटेबल। अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जांपल अगेन वोवेल एंड अल्फाबेट, उसको हम काउंट कर सकते हैं। या इवन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सेट ए, उस पर 5 एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। सेट बी 7 एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते। एग्जांपल नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, होल नंबर इनफाइनाइट सेट, इंटीजर नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट सेट। बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सेट आएगा पावर सेट। क्या आएगा? पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? सपोज वी हैव सेट ए, देन पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड एज P of A। And what is power set of a given set? What is power set of A? Collection of all possible subset of set A is called as power set of A। वापस रिपीट करता हूं, किसी भी सेट का पावर सेट मतलब क्या? अगर आपको कोई एक सेट दिया है ए, तो उसका पावर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ सेट ए। चलो पावर सेट का एग्जांपल देने से पहले मैं आपको 3 स्टेटमेंट सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। वो तीनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप भी उसके साथ एग्री होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हमेशा सारे सेट का सबसेट होता है, बराबर। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्सल सेट इज सुपरसेट ऑफ एवरी सेट। एंड पॉइंट नंबर 3, a set itself is subset as well as superset of itself। पहला, नल सेट सबका सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट सबका सुपरसेट होता है। तीसरा, सेट खुद
का सब होता है। तो पावर सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ सेट ए। सिंपल मैं बोलता हूं, अगर 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 मेरे पास सेट ए में n एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होने चाहिए। बराबर है? सेट ए इज हैविंग n एलिमेंट, देन पावर सेट ऑफ ए must have 2 raised to n element. Example, say set A is having two elements A and B, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2 raised to 2, that is 4। चेक करो व्हाट इज पावर सेट ऑफ B? पहला तो नल, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दिन कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ओनली सेट A is subset of AB, then only B is also subset of AB, देन ए कॉमा बी इज सबसेट ऑफ ए बी। देखो मैंने 3 स्टेटमेंट बोले थे। नल सेट सबका सबसेट होता है, एंड सेट खुद खुद का सबसेट भी सुपर सेट भी होता है। सो यहाँ देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। देखो 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली सपोज सेट बी इज हैविंग एलिमेंट 1 2 3, तो व्हाट इज पावर सेट ऑफ बी? पावर सेट ऑफ बी में 2 3 मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए। कैसे? पहला नल, उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट 1, देन 2, देन 3, देन नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ 2, 1 2, देन 1 3 एंड 2 3। हो गया कलेक्शन ऑफ 2। देन कलेक्शन ऑफ 3, दैट इज 1 2 3। चेक करो सेट ए में 3 एलिमेंट है, उसके पावर सेट में 2 3 8 एलिमेंट होने चाहिए। बोलो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? पावर सेट का कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद आएगा ऑपरेशंस ऑन सेट। उसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबको पता है सेट के ऊपर ऑपरेशंस कौन से पॉसिबल है। यूनियन ऑपरेशन, राइट? व्हाट इज ए यूनियन बी? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट आइदर फ्रॉम ए और फ्रॉम बी। सेकेंड ऑपरेशन आएगा इंटरसेक्शन, मतलब दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लेते हैं, सबको मालूम है। देन आएगा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब द एलिमेंट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सेट बट इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट? उसके बाद आएगा डिफरेंस, ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। व्हाट इज बी माइनस ए? बी माइनस ए मतलब द एलिमेंट which is present in B but not in A। एंड उसके बाद लास्ट आएगा तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? A ring sum B, the element which is present in A but not in B union with the element which is present in B but not in A। and to represent such operation graphically, अगर मुझे A union B को दिखाना है, तो I can use a concept of Venn diagram to show the relation graphically। This is A B universal set, right? So A union B का मतलब होता है collection of element from A and B both। Next आएगा आपका A intersection B। So this is my set A, this is my set B, right? What is A intersection B? ये तो universal set आएगा। Intersection का मतलब होता है common element। Next अगर मेरे को complement operation लेना है, suppose I have single set A, तो what is A complement? This is universal, this is set A। complement मतलब the element which are not present in A but present in the universal set। next what is A minus B? What is A minus B? the elements which are present in A but not in B। example ये देखो, Venn diagram representation of A minus B। this is set A, this is set B। So this is what is A minus B, the element which are present in A but not in B। अगर मुझे B minus A लिखना है, तो B minus A लिखूंगा the elements which are present in B but not in A। तो वेन डायग्राम से मैं कैसे दिखाऊंगा? ये सेट A, ये सेट B, ये हो गया आपका B minus A। Symmetric difference, that is A ring sum B। What is A ring sum B? Is A minus B यूनियन विथ B माइनस A। तो अगर आपको उसी को वेन डायग्राम से दिखाना होगा सिमेट्रिक डिफरेंस को, सो दिस इज माय सेट A,
दिस इज माई सेट बी। व्हाट इज ए माइनस बी? ये हो गया ए माइनस बी यूनियन विद बी माइनस ए, ये हो गया तुम्हारा बी माइनस ए, राइट। एंड अगर आपने पहले दो ऑपरेशन ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो ए रिंग सम बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ऑपरेशंस क्लियर है? ऑपरेशन समझे सबको? वेन डायग्राम समझा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ओपी, ओपी का फुल फॉर्म, फुल नाम क्या है पता नहीं मुझे। यस बेटा, आई एम एट दादर ब्रांच एंड टेकिंग अ लेक्चर फ्रॉम विद्यालंकर हाउस, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, चलो। तो यहां तक समझा आपको जितना मैंने बताया, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट थियरी? यस, यस सर। यस। तो ये आपका है सिंपल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, जो ऑलमोस्ट सबको इंफॉर्मेशन बेसिक पता ही रहती है। एंड दूसरा, अगर आपके कॉलेज में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ग्राफ थ्योरी स्टार्ट किया होगा, तो उन्होंने भी यही बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट की होगी। बट मैं आपको बोलता हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना सेट थियरी में से, देखो सेट थियरी एंड लॉजिक, राइट, इसका अगर वेटेज देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 18 मार्क्स है। मतलब कितना भी सिंपल रहे, 18 मार्क्स के क्वेश्चन तो एग्जाम पेपर में आने वाले ही है श्योर। तो सेट थियरी में से ऐसा कौन सा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है? तो सेट थियरी में से दो कॉन्सेप्ट है जहां से एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, कोई भी पेपर आप उठा के देखो, वो टॉपिक में से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। वो टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। एंड जनरली क्वेश्चन नंबर 1 में ही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम डिटेल में चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे, तो हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे, उसी टॉपिक को टच करेंगे जहां से सेट थ्योरी में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्टली सेट थ्योरी में से पहला, कौन सा पहला? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, 6 to 8 मार्क का श्योर क्वेश्चन आता है। दूसरा पार्टीशंस, वहां से भी एग्जाम में श्योर शॉर्ट 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेट थियरी के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू लॉजिक जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा लॉजिक भी आपने 11th 12th में थोड़ा सा पढ़ रखा है और बेसिक इंफॉर्मेशन सबको है। What is a statement? What is proposition? What is proposition basically means? It is a statement या any statement which has its truth value is called as proposition. ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको उसका ट्रूथ वैल्यू होगा, मतलब वो स्टेटमेंट आइदर ट्रू या फॉल्स, ऐसा आप बता सकते हो, उसी को ट्रू और फॉल्स को ही ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट बोला जाता है। सो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको ट्रूथ वैल्यू होगा, मतलब वो आइदर ट्रू या फॉल्स होगा, उसको हम प्रपोजिशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, टुडे इज संडे, is it a proposition? Today is Sunday is a statement, is it a proposition? Yes sir, it is a proposition. What is the truth value of that proposition? Sir, truth value is false. 3 plus 2 equal to 5, 3 plus 2 equal to 5, is it a proposition? Yes sir, it is a proposition because it has truth value as true. What is your name? What a nice day, is it a proposition? No sir, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू है ही नहीं। अंडरस्टूड? सो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जिसको ट्रूथ वैल्यू होता है उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। एंड उस प्रपोजिशन को कनेक्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ लॉजिक, राइट? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बराबर है, बाय इम्प्लीकेशन। फिर उसके नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ते हैं, सीएनएम, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इफ देन स्टेटमेंट से दो प्रपोजिशन को आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर उसके ट्रूथ टेबल है, कंजंक्शन मतलब when both p and q are true then the result is true. Disjunction मतलब either p or q is true then your final proposition is true. वो सब आएगा। लॉज ऑफ लॉजिक, associativity, commutativity, distributive law, idempotent law, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक बेसिक आएंगे लॉजिक में।
एग्जाम में लॉजिक में से क्या आता है, तो आपको प्रपोजिशंस दिए रहेंगे, 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। प्रपोजिशन दिए रहेंगे और बोलेंगे उसको नॉर्मल फॉर्म में, आइदर सीएनएफ कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ये एक क्वेश्चन आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉजिक से आता है फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन। Mathematical induction is also called as formula proving technique. Whatever standard result, standard series, standard AP, GP, which we are using in mathematics, can be proved with the help of a concept called as mathematical induction. So mathematical induction का use करके हम सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं उसको प्रूव कर सकते हैं। और मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर आपको 6 से 8 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो मोर और द मोर ऑफ देखेंगे तो सेट थियरी एंड लॉजिक जो है वो एकदम सिंपल बेसिक है टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, बट आई नो दैट वी ऑल या मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थियरी एंड लॉजिक। आज हम डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में है, तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट में हाथ डालेंगे और अपना सब्जेक्ट शुरू होता है मैथमेटिकल रिलेशन के साथ। तो अपना अप्रोच ऐसे रहेगा, हम मैथमेटिकल रिलेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, हम फंक्शंस पूरा कंप्लीट करेंगे, राइट। हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम ग्राफ थियरी पढ़ेंगे, काउंटिंग पढ़ेंगे एंड उसके बाद सेट थियरी एंड लॉजिक पढ़ेंगे। हाँ, इन केस कॉलेज में टेस्ट होता है पहले और आपको ऐसा लगता है सर सेट थियरी का थोड़ा रिवीजन, नो इश्यूज, हम उसको कवर करेंगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अपने को बोर्ड के प्रॉब्लम्स भी सेट थियरी एंड लॉजिक के सॉल्व करके दिखाने हैं। सो टुडे इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द मैथमेटिकल रिलेशन। एक सेकंड चैट देखता हूं, चैट में क्या है। वॉइस इज ब्रेकिंग सुमित। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, हेडफोन तो लगाया है मैंने। अच्छा, मैं ऐसे पीछे जाता हूं तो होता है क्या वैसे, बट ठीक है, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे आइडल बैठा हो अभी ओके है, अभी आवाज आ रहा है बराबर सबको? यस, चलो ठीक है, मैं पीछे नहीं जाता हूँ, फिर ऐसे बैठता हूँ, ठीक है। चलो, सो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल रिलेशन। सब्जेक्ट बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, ठीक है। देखो इधर, सो विल स्टार्ट विद द मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है। चलो, मैथमेटिकल रिलेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन, राइट। रिलेशन मतलब क्या होता है एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल रिलेशन। So there are basically 3 methods to represent your relation. First is your set or ordered pair representation. Second is your digraph or arrow diagram representation. And third is your matrix representation. तो आज हम रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, हमें रिलेशन समझ में आता है कि नहीं वो देखेंगे, एंड उसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन रिलेशन का जिसको हम सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन, सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिलेशन में रिप्रेजेंट के देखेंगे। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन समझेगा। रिलेशन इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। रिलेशन आपको कंफर्म समझ में आएगा, आपको पोसेट लैटिस का जो टॉपिक है रिलेशन में वो अच्छे से समझ में आएगा, आपको रिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको फंक्शंस भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, करेक्ट है। एंड जब रिलेशन समझ में आएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो रिलेशन ये कोर पार्ट है अपने सब्जेक्ट का। सो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रिलेशन। But before starting what is relation, I just want to introduce a simple concept. वो क्यों 10 मिनट के बाद पता चलेगा जब मैं बोलूंगा रिलेशन इज सिंपली अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैं 10 मिनट के बाद बोलने वाला हूं। इसके पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम वो टॉपिक लेंगे, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट,
हाउ टू रिप्रेजेंट अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट लिंक होंगे। चलो, तो टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, चलो, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? सपोज वी हैव टू सेट्स, ध्यान से सुनो। सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। आपके पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। क्या बोला मैंने? सपोज वी हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, right? Then the cross product or Cartesian product between them is denoted as A cross B and is defined as a collection of ordered pair A comma B. It is defined as collection of ordered pair A comma B such that for all element A belongs to first set and for all element B belongs to second set. So this is what is the definition of कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पता है मुझे कुछ बच्चों को नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 मिनट के बाद बताओ समझेगा, समझा कि नहीं। मैं वापस रिपीट करता हूं। सपोज वी हैव टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन देम इज denoted as A cross B. And what is A cross B? It is a collection of ordered pair A comma B such that उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट का होगा एंड दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का होगा। एग्जाम्पल 5 मिनट के बाद सब समझ में आएगा। एग्जाम्पल, सेट ए एज 1 2 3 एंड सेट बी एज ए बी। सेट ए एज 1 2 3 एंड सेट बी एज ए कॉमा बी। देन व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। इसका सिंपल मतलब है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब वन इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विथ ए, वन इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विथ बी। Similarly, 2 is performing ordered pair with A, 2 is performing ordered pair with B. Similarly, 3 is performing ordered pair with A, 3 is performing ordered pair with B. या simply A cross B मतलब it is a collection of all the ordered pair A comma B provided the first element of ordered pair belongs to first set and second element of ordered pair belongs to second set. या simply A cross B मतलब each and every element of A is cartesianally product with each and every element of B. Each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of B. तो पहला एलिमेंट कौन है? A का। चलो, तो आएगा 1 कॉमा A 1 कॉमा B, फिर आएगा 2 कॉमा A एंड 2 कॉमा B, फिर आएगा 3 कॉमा A एंड 3 कॉमा B। क्लियर कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? नहीं समझा। व्हाट इज बी क्रॉस ए? बी क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन बी एंड ए। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जब मैं ए क्रॉस बी बोलता हूं तो हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा। जब मैं बी क्रॉस ए बोलता हूं तो हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट बी से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट ए से होगा। मतलब बी क्रॉस ए मींस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो बी का एलिमेंट है ए, सो ए कॉमा 1, देन आएगा ए कॉमा 2, देन आएगा ए कॉमा 3, फिर आएगा बी कॉमा 1, फिर आएगा बी कॉमा 2, फिर आएगा बी कॉमा 3। क्लियर? each and every element of B is performing ordered pair with each and every element of A. Suppose अगर नहीं समझा, अगर मैं B क्रॉस B लेता हूं तो what is B क्रॉस B? B क्रॉस B का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन B एंड B।
That means each and every element of B is performing ordered pair with each and every element of B. ठीक है, no problem. A comma A comma B, then B comma A and B comma B. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं ए क्रॉस ए का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कार्टेशनली प्रोडक्ट विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए. नो प्रॉब्लम. 1,1, 1,2, 1,3, then 2,1, 2,2, 2,3, then 3,1, 3,2, 3,3. क्लियर. कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया. कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब समझा सबको. अब देखो इधर, अब देखो इधर इधर इधर. अगर मैं यहां तीसरा सेट ऐड करता हूं, ठीक है, ए एज 1, 2, 3, बी एज ए कॉमा बी. सपोज मैं ऐड करता हूं सी एज अ नल सेट. मैं ऐड करता हूं सी एज अ नल सेट. तो मुझे बताओ व्हाट इज ए क्रॉस सी, व्हाट इज बी क्रॉस सी. क्या आंसर आएगा? ए क्रॉस सी का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी. बी क्रॉस सी का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट सी. बट भाई अगर सेट सी नल है, मतलब सेट सी में एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म होगा ही नहीं. जब ऑर्डर्ड पेयर परफॉर्म ही नहीं होगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? नल सेट. मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो और उस पर्टिकुलर सेट में कोई भी एक सेट नल है, तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नल ही आता है. उसके बाद यहां मैं लिखूंगा नोट. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो. नोट, नोट नंबर 1. व्हाट इज नोट नंबर 1? नोट नंबर 1 ये है कि अगर मेरे सेट ए में m एलिमेंट्स है, मेरे सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो मेरे ए क्रॉस बी में m इंटू एन ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. राइट. सिंपल सिंपल. सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3. सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2. तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए? 3 इंटू 2, 6. चेक करो, 6 रहेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है. नोट नंबर 2, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए. वाई? जब मैं ए क्रॉस बी बोलता हूं तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड बी का. जब मैं बी क्रॉस ए बोलता हूं तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट बी का, सेकंड एलिमेंट ए का. दैट मीन्स ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए. बट द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी is exactly equal to cardinality of B cross A. But A cross B is never equal to B cross A. बट उसकी कार्डिनलिटी सेम रहेगी. क्यों रहे? क्योंकि A क्रॉस B का मतलब होता है M इंटू एन. तो आप M इंटू एन लो या N इंटू एम लो, आंसर तो सेम ही आना है. चेक कर सकते हैं इधर. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. बट A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए? 3 इंटू 2, 6. बी क्रॉस ए में भी कितने होने चाहिए? 2 इंटू 3, 6. तो देखो 6 रहेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. क्लियर है. कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा? कुछ भी डिफिकल्टी डाउट है तो बता. 2 मिनट दे दो, मैं पानी पी के आता. 2 मिनट से.
हाँ यस, चलो कुछ डिफिकल्टी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ डिफिकल्टी है तो बताओ। एंड कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होनी है, चाहे एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर एक भी है, छोटा भी है, तो अभी बताओ, बिकॉज कंप्लीट रिलेशन इज डिपेंडेंट ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर वो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नल, वो नहीं समझा। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं बोला एकदम छोटा छोटा रहेगा ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक बार नहीं आपको 10 बार बताएंगे, बट समझ में आना चाहिए। अब बता बेटा, इधर देख, ए क्रॉस सी का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलता हूं ए क्रॉस सी का मतलब क्या है? ए का हर एक एलिमेंट सी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। चल, ए का पहला एलिमेंट उठा 1, अब 1 को सामने पेयर बनाने के लिए सी में कुछ है ही नहीं ना, तो पेयर बनना पॉसिबल है क्या? बर, चल सेकंड एलिमेंट उठा ए का 2, चल सामने सी में चल पेयर बनाने के लिए कोई है क्या सी में पेयर बनाने के लिए? नहीं। चल तीसरा एलिमेंट उठा 3, चल सी में पेयर बनाने के लिए, सी में पेयर बनाने के लिए कोई है क्या एलिमेंट? नहीं। तो एक भी पेयर बनना पॉसिबल है ही नहीं। सो जब एक भी पेयर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा ए क्रॉस सी, उसमें से अगर ए एंड सी दोनों में से कोई भी एक नल होगा, बी क्रॉस सी दोनों में से कोई भी एक नल होगा, तो आंसर नल ही आएगा। ठीक है, यस सर। परफेक्ट। अगर और नॉन टेक्निकल भाषा में बताना होगा, तो मैं एग्जांपल दूंगा। अगर अपने को शादी करनी है या शादी जमानी है, एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। अब यहाँ ए क्रॉस सी में क्या है, अपने पास 3 लड़के हैं, but सामने लड़की ही नहीं है। तो जब यहाँ 3 लड़के हैं, सामने लड़की ही नहीं है, तो शादी होगी क्या? राइट, परफेक्ट है। तो अगर पेयर बनाना है ए का सी के साथ, ए में एलिमेंट है बट सी में एलिमेंट ही नहीं है ना, पेयर बनेगा ही नहीं। तो पेयर बनेगा नहीं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नल आए। क्लियर? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट अभी कौन है? अक्षत, अर्ना, एनी डिफिकल्टी? भावेश, धृति, No, sir. जानवी, कार्तिक, निधि, ओजस, ओपी, पलक, ऋषभ, साहिल, नो सर। साकिब, ओके, सानवी, श्रेयाशीष, शुभम, सिद्धेश, सुमित, उमंग, युक्ता। यस, चलो अभी चैट में मेरे को रिप्लाई है सबके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, क्लियर, ओके। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझा, अब आएगा टर्म रिलेशन का। ओके, ऑल क्लियर, ओके। चलो, रिलेशन पहले डेफिनेशन लिखता हूं, मीनिंग समझाता हूं। रिलेशन, अब रहा है 7:17। कितना टाइम हो रहा है? 7:17। ठीक है, 7:30 तक जितना मैं बोलता हूं उतना सुनना है, उतना समझना है। 7:30 तक कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई डाउट आप पूछोगे नहीं। 7:30 के बाद मैं तुमको पूछूंगा रिलेशन समझ में आया? तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाँ समझ में आया। बट 7:30 तक बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर एक आधा टर्म या एक आधा कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ रहा है, ध्यान हटाओ मत, सिर्फ सुनो। 7:30 के बाद तुम खुद बताएंगे सर हमको रिलेशन समझा। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन क्या है रिलेशन का? डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी द बी द एनी टू
Let A and B be the any two given sets. Let A and B be the any two given sets. Then subset R of A cross B. That is R subset of A cross B. Let A and B be the any two given sets. Then subset R of A cross B is said to be a relation. Said to be a relation from A to B. Right? So how you define relation R? Relation R is ordered pair A comma B such that for all A belongs to A, for all B belongs to B. And keep it in mind, relation is always a subset of Cartesian product. Relation is always a subset of Cartesian product. Point number one, अगर R is subset of A cross B, then we can say that R is a relation from A to B. लिखते ऐसे है, पढ़ते ऐसे है, पढ़ते ऐसे है. R is a relation. R is a relation from A to B. ठीक है. Point number two. If R is not a subset of A cross B, then R is not a relation from A to B. Point number तीसरा, if R is a subset of A cross A, then I can say that R is a relation from A to A. ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है वो है रिलेशन का डेफिनेशन. हो सकता है 30 में से 10 बच्चे सोचेंगे सर हमको कुछ नहीं समझा. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुमको टारगेट दिया है 7:30 का. अभी 7:20 हुआ है, 10 मिनट मेरे पास है. चलो वापस बोलता हूं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? लेट ए एंड बी बी द एनी टू गिवन सेट. इसका मतलब ए एंड बी ऐसे दो सेट दिए हुए हैं. देन सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी. राइट, जब आपको दो सेट दिए हैं ए एंड बी एंड अगर आपका आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, वापस अगर आपका आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो हम बोलेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. पॉइंट नंबर वन वही लिखा है. अगर आर आपका दिया हुआ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है तब हम बोलेंगे आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. जब आपका आर इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हम बोलेंगे आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. But third case is a special case where relation is bind on single set. अगर relation single set पे define किया हुआ रहेगा तब उसको कैसे represent करते हैं? तो if R is a subset of A cross A, in that case we can say that relation R is defined on a single set from A to A. अल्टीमेटली ये सब पूरा का पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या समझा? तो सर आपको एक ही पॉइंट समझा, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सर आपको क्या समझा? आपको इतना ही समझा कि आर रिलेशन कब होगा? जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. अगर तुम्हारा दिया हुआ आर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तभी हम बोलेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. जब तुम्हारा दिया हुआ आर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट नहीं है हम बोलेंगे आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ये डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है. क्लियर? अब एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं. तुम ही बताएंगे मेरे को आर रिलेशन है कि नहीं है. चलो कैसे बताएंगे? देखो इधर इधर देखो, मैं लिखता हूं लेट A is equal to 1, 2, 3.
सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब अगर मैं सेट ए एंड सेट बी लिखता हूं, सेट ए एंड सेट बी लिखता हूं, सेट ए एंड सेट बी लिखता हूं, तो मुझे अब स्पेसिफिकली आपको ए क्रॉस बी क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, या मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं। अभी आप थोड़े चैंपियन बन गए, राइट। व्हाट इज ए क्रॉस बी, चलो फिर भी बताता हूँ। व्हाट इज ए क्रॉस बी? सर ए क्रॉस बी मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ आंसर क्या आएगा ए क्रॉस बी का? 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी, 3 ए 3 बी 3 सी। क्लियर है? सर बी क्रॉस क्या आएगा? सिंपल, बी क्रॉस ए मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज परफॉर्मिंग ऑर्डर्ड पेयर विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए। सर क्या आएगा बी क्रॉस ए? ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3, बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3, सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 सी कॉमा 3। खत्म। अब मेरा क्वेश्चन अभी चालू हो जाएगा। मेरे पास सेट ए दिया हुआ है एज 1 2 3, सेट बी दिया है एज ए बी सी। अब मेरा क्वेश्चन जो मैं नीचे आर लिख रहा हूं वो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं, ये आपको मेरे को बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या R1, मैं लिखता हूं व्हाट इज R1, से 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी 2 कॉमा ए 3 कॉमा बी। मेरा क्वेश्चन है, इज इट R1 is relation from A to B? Is it R1 is relation from A to B? Yes, बच्चे मस्त बता रहे, मस्त बता रहे बच्चे। चलो क्या बता रहे हैं? यस, साकिब परफेक्ट, साकिब साकिब परफेक्ट, ओपी परफेक्ट, परफेक्ट, अक्षत परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर ये रिलेशन है कि नहीं मुझे सिर्फ चेक करना है, क्या R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? यस, R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सिंपल, ए क्रॉस बी अगर तुमको लिखना है तो मैं चलो लिख भी देता हूं। 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी, देन 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी। अब तो आप चेक कर सकते हो, क्या R1 के सारे पेयर ए क्रॉस बी में है? हाँ, तो मैं बोलूंगा सिंस R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हम बोलेंगे R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चलो, नहीं समझा नहीं समझा नहीं समझा। सेकेंड, इज इट R2 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? चेक करो, 1 कॉमा सी 3 कॉमा ए। इज इट R2 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? चेक करो चेक करो, क्या R2 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है? मतलब क्या R2 के सारे पेयर? यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अक्षत परफेक्ट। क्या R2 के सारे पेयर ए क्रॉस बी में है? यस, चेक करो, अक्षत परफेक्ट, शुभम परफेक्ट, उमंग परफेक्ट। इज इट R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? बोलेंगे हाँ, सिंस R2 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मतलब R2 के सारे पेयर ए क्रॉस बी में है, तो हम बोलेंगे R2 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, नहीं समझा नहीं समझा। R3 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी एंड C कॉमा 3। इज इट R3 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? इज इट R3 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? चलो बताओ फटाफट। श्रेयांश, श्रेयांश ना, हाँ श्रेयांश, 7:30 के पहले समझ में आया। 3 मिनट मेरे पास और है श्रेयांश, रुक घाई मत कर। इज इट R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? इज इट R3 रिलेशन? देखो मैंने बोला था ना 7:30 मतलब 7:30। श्रेयांश ने आंसर गलत दिया, जानवी ने आंसर गलत दिया, अक्षत का आंसर गलत है, अर्ना का आंसर सही है बराबर, उमंग का आंसर बराबर है। तो इसीलिए मैंने बोला 7:30 बोला मतलब 7:30। हाँ, चलो, इज दिस रिलेशन? चेक करो चेक करो, क्या R3 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? चेक करो, नो। क्यों रे? 1 कॉमा ए इज प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी, 2 कॉमा बी इज प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी। क्या C कॉमा 3 इज प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी? नो। तो मैं बोलूंगा सिंस R3 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, R3 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चलो चौथा क्वेश्चन R4,
चेक करो R4, चेक करो R4, A,2, B,1, C,2, C,3, चेक करो बरं, चेक करो बरं. Is it R4 is a relation from A to B? check कर R4. Is it R4 subset of A cross B? No sir. So R4 is not a relation from A to B, but here R4 is subset of B cross A. तो मैं बोलूंगा R4 is a relation from B to A. परफेक्ट 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 परफेक्ट. पांचवा, चलो इसका आंसर दो. R4 इक्वल टू नल. चलो अभी मैं रुकता हूं तुम्हारे आंसर के लिए. बताओ R4 ये नल है क्या? R4 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. परफेक्ट. सुमित वगैरह सब परफेक्ट आंसर दे रहे हैं. हाँ चलो अभी चालू हुआ आंसर. ये करने करेक्ट. शुभम शुभम सोचो. अक्षत परफेक्ट. कृतार्था परफेक्ट. कृतार्था परफेक्ट. उमंग परफेक्ट. सिद्धेश परफेक्ट. साकिब परफेक्ट. चलो बाकी लोग बताओ आंसर. इज इट R4 इज a रिलेशन फ्रॉम A to B? ओपी परफेक्ट. ओपी नहीं समझा, ठीक है समझाता हूं. ओपी. जानवी परफेक्ट. भावेश परफेक्ट. पलक परफेक्ट. ओपी क्या नहीं समझा? सर ये वो R4 वाला नहीं समझा, क्योंकि उसमें तो है ना सारे एलिमेंट्स है, खाली वो क्या वो C3 रिपीट हुआ है ना, क्योंकि उसका जोड़ी अलग है खाली. किसका? C2 है एक, और एक उसका रिलेशन C3 है, खाली उसकी हाँ जोड़ी चेंज हुई है ना, मतलब 3 तो है ना उसके साथ. तो इसीलिए तो जोड़ी चेंज हुई. तो इसका मतलब क्या है? पहला एलिमेंट बी का, दूसरा एलिमेंट ए का है. जी सर. हाँ तो मतलब ये रिलेशन बी टू ए है ना कि ए टू बी. ओके सर. हाँ हाँ समझा. करेक्ट. मतलब सर वो यस. मतलब एक C दो जन के साथ जोड़ी नहीं बना सकता ना. आहा 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 नहीं नहीं नहीं. देख बेटा, जब मैं चेक करता हूं ना कि R4 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है कि नहीं, तब मैं ये चेक करता हूं R4 के सारे पेयर A क्रॉस B में है कि नहीं. R4 के सारे पेयर A क्रॉस B में होने चाहिए. क्या R4 का कोई भी पेयर A क्रॉस B में है क्या? नहीं. मतलब R4 या सबसेट ऑफ A क्रॉस B. हाँ बट जब मैं B क्रॉस A लिखूंगा तो क्या आएगा? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3. तो अब चेक करो बरो, R4 के सारे पेयर B क्रॉस A में है क्या? है. अरे जब R4 के पेयर देखता हूं तो पहला एलिमेंट देखना B का है, B का है, B का है. दूसरा एलिमेंट देखना A का है, A का है, A का, A का. करेक्ट है. जी सर. तो हाँ इट इज सबसेट ऑफ. यस. अच्छा अभी R4 की जगह पे मैं R5 करता हूं. बोलो R5 इज इट R5 सबसेट ऑफ A क्रॉस B? इज इट R5 सबसेट ऑफ? मोस्ट ऑफ द लोगों ने, ऑलमोस्ट 95% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. करेक्ट आंसर दिया है. परफेक्ट शुभम. परफेक्ट लिखा है तूने. यस परफेक्ट परफेक्ट. देखो, इज इट, मेरा क्वेश्चन सेम है. इज इट R5 सबसेट ऑफ A क्रॉस B? हाँ सर. क्यों? सर R5 इज नल एंड एज यू सेड. ऐसा तुम मेरे को बोल सकते सर, आपने तो अभी बोला 6:40 पे कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो R5 नल है. नल इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. तो मैं बोलूंगा R5 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. लास्ट 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 R6. R6 इज इक्वल A क्रॉस B. क्या R6 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B? क्या R6 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B? क्या R6 A टू B का रिलेशन होगा? अपने को सिंपल चेक करना है. इज इट R6 इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B? चेक करो. उमंग परफेक्ट. ओपी परफेक्ट. अक्षत परफेक्ट. बाकी लोग. व्हाट इज R6? A क्रॉस B. इज इट A क्रॉस B सबसेट ऑफ A क्रॉस B? हाँ, क्योंकि सेट खुद का सबसेट एंड सुपरसेट होता है. तब मैं बोलूंगा
R6 is a relation from A to B. क्लियर? एंड सॉरी मैंने 7:30 बोला था, 7:33 हो गया। ठीक है, समझा रिलेशन? तो अभी तक आपको रिलेशन के बारे में क्या समझा? सिंपल इतना समझा सर, रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको दो सेट दिए हैं ए एंड बी, आपको रिलेशन फाइंड करना है, तो आप सिंपल चेक करोगे दिया हुआ रिलेशन आर ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। अगर वो सबसेट होगा तो वो रिलेशन है, अगर वो सबसेट नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, राइट? सुमित गुप्ता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट स्टडी मटेरियल सब दिया जाएगा, ये वन नोट भी हम लिख रहे हैं, ये सब शेयर होगा। आज फर्स्ट लेक्चर है, नोट्स की चिंता मत करो, तुम थक जाओगे, इतने नोट्स अपने पास अवेलेबल है। सॉल्व एग्जाम्पल, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रिंटेड नोट्स, सब मिलेगा, ये वन नोट के कॉपीज। प्रैक्टिस करते करते तुम थक जाएंगे, हमारे नोट्स खत्म नहीं होंगे, टेंशन मत लो, मिल जाएंगे नोट्स। रिलेशन समझा सबको? Yes, sir. आप ओके, एग्जांपल नंबर 5 फिर से एग्जाम्पल नंबर 5, व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 5? इज नल सेट। तो मेरा क्वेश्चन है, इज इट R5 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? रिलेशन के लिए मुझे एक ही कंडीशन चेक करना है, इट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या R5 क्या है? नल सेट। तो सिंपल, इज इट नल सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? इज इट नल सेट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? हाँ सर, बिकॉज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, so that means R5 is a subset of A cross B. So when R5 is a subset of A cross B, so it must be a relation from A to B. ओके सर Similarly थैंक R6, similarly R6, what is R6? A cross B. अब मेरे को चेक करना है क्या R6 रिलेशन है फ्रॉम A टू B? मेरे लिए रिलेशन का मतलब सिंपल कंडीशन, क्या R6 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है? तो देखते हैं R6 क्या है। R6 से A क्रॉस B, क्या ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है? हाँ सर, आपने ही बोला, सेट खुद का सबसेट भी होता है, सुपर सेट भी होता है, उस लॉजिक के हिसाब से ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो अकॉर्डिंग टू दैट R6 इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यस सर थैंक यू चलो ओके परफेक्ट। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल को कंप्लीट सॉल्व करूंगा, और ये एग्जांपल प्रीवियस 5 साल के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मिनिमम 3 बार आ चुका है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लेंगे, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तुमको रिलेशन 90% समझ में आया। ठीक है, अब जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का प्रॉब्लम है। चलो देखो, अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन सब लेता हूं, सब कुछ। क्वेश्चन है, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट। क्या लिखा? लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट एंड कैपिटल R बी द relation defined on A as X relates to Y if and only if X less than equal to Y. Question number 1 is write R as a set of order pair. So question number 2, find domain, range and inverse relation.
सब क्वेश्चन नंबर तीसरा, ड्रॉ डायग्राफ ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर चौथा, राइट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसके अंदर सारे कंसेप्ट कवर किए। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। 7:40 हो रहा है। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर ढंग से पढ़ने के लिए अपने को टाइम लगेगा 8:25 तक का, या 8:20 तक का। एंड आप अपने इंट्रोडक्टरी पहला लेक्चर जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ग्राफ थ्योरी का, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम समय समाप्ति की घोषणा करेंगे, आपसे नमस्कार करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है, बट इतना कंफर्म गारंटी देके बोलता हूं, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे एंड अगर हमको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो रिलेशन का 80% कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फिट हो गया। एंड अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आपको अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि रिलेशन समझा तो फंक्शन समझेगा, रिलेशन समझा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझेगा, एंड ऑलमोस्ट 75% ऑफ द सब्जेक्ट आपके हाथ में आएगा। लेकिन बिल्कुल मैं घाई नहीं करूंगा, एकदम आराम से टाइम लेके समझाऊंगा, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो क्या है और आंसर देखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब तक मुझे रिलेशन के बारे में क्या मालूम है? सर, हमको रिलेशन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। सिंपल, हमको इतना मालूम है कि रिलेशन हमेशा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? इतना ही मालूम है। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट। चलो मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 बी द गिवन सेट and capital R be the relation defined on A as X relates to Y if and only if X less than equal to Y। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको सेट A दिया हुआ है और आपको ये भी बोला गया है कि आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। तो मैं बोलूंगा सिंस आर इज द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, का मतलब है आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इतना समझा क्या? बताओ। जब आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, इफ आर, क्या कैमरा ऑफ हो गया? इफ आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए का मतलब होता है आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इतना समझा? परफेक्ट, इतना सबको समझा? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। चलो अब मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4। तो बताओ, एग्जाम में ये जो अब लिख रहा हूं ये लिखने का नहीं है, ए क्रॉस ए तुम्हारे समझने के लिए लिखा है मैंने। व्हाट इज ए क्रॉस ए?
अगर सेट ए 1 2 3 4 है तो ए क्रॉस से आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4। क्लियर? क्लियर? अगर मेरा सेट ए 1 2 4 है तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। That means each and every element of A is performing ordered pair with each and every element of A, right? अब यहां पे आपको आर रिलेशन है कि नहीं ये चेक नहीं करना है। यहां आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आर आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। क्वेश्चन में बोला है कि आर हमेशा रिलेशन डिफाइंड ऑन ए है। अंडर विच कंडीशन? अंडर कंडीशन x relates to y if and only if x less than equal to y। इसका मतलब है रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? रिलेशन का डेफिनेशन है रिलेशन में ऐसे x y पेयर रहेंगे जहां पे सारे x एंड y के a में से ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन सिर्फ एक सेट पे डिफाइन किया है। एंड कंडीशन क्या रहेगा? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x y जहां फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। तो रिलेशन आर में कौन से एलिमेंट रहेंगे? रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे क्रॉस ए के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। द फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। मतलब बताओ, इज इट 1 1 is a part of relation? हाँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकंड एलिमेंट। 1 2 is a part? Yes. 1 3 is a part of relation? 1 4 is a part of relation? हाँ। 2 1 is a part of relation? ना। 2 2 is a part of relation? हाँ। 2 3 is a part of relation? हाँ। 2 4 is a part of relation? हाँ। 3 1 is a part of relation? ना। 3 2 is a part of relation? ना। 3 3 is a part of relation? हाँ। 3 4 सिमिलरली 4 4। क्लियर? समझा मैंने रिलेशन कैसे लिखा? समझा मैंने रिलेशन कैसे लिखा? अपने को क्वेश्चन में ही दिया है कि आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए अंडर विच कंडीशन? अंडर कंडीशन एक्स रिलेट्स टू वाई। एक्स रिलेट्स टू वाई का मतलब होता है रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई रहेंगे जहां फर्स्ट एलिमेंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट। सो देखो, अभी रिलेशन आर सेट ए पे डिफाइन किया है तो अपने को ए क्रॉस ए में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं जहां फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट रहेगा। समझा? क्लियर? यहां तक सबको समझा? यहां तक सबको समझा? ओके, चलो चलो। स्टिल मैं बोलता हूं आधे बच्चों को नहीं समझा। स्टिल मैं बोलता हूं आधे बच्चों को नहीं समझा। चलो छोड़ दो, नहीं समझा तो छोड़ दो। आओ इधर, आओ इधर, क्योंकि मैं जब तक सबको समझता नहीं तब तक छोड़ता नहीं। आ जाओ इधर। ए, चलो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8। मेरी गारंटी है 10 मिनट के बाद तुम्हारे में से ही बच्चे अनम्यूट करके मेरे को आंसर देंगे। देखो, सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4 6 8। कैपिटल आर बी द कैपिटल आर बी द रिलेशन defined on A as A relates to B if and only if B is multiple of A। B is multiple of A। मतलब R सेट A पे रिलेशन डिफाइन किया है अंडर कौन सा कंडीशन? रिलेशन में ऐसे ए कॉमा बी पेयर होंगे जहां सेकेंड एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रहेगा।
चलो बताओ कौन कौन रहेगा ऐसा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8। 2 1 रहेगा क्या रे? नहीं। 2 2 2 4 2 6 2 8। फिर कौन कौन रहेगा? 3 3 3 6। फिर कौन रहेगा? 4 4 4 8। फिर कौन रहेगा? 6 6 8 8। क्लियर 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 क्लियर। चलो ठीक है। नहीं सर हमको नहीं समझा, हमको अभी भी नहीं समझा, हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेट ए एज सेट ए एज 1 2 3 4 6 8 बराबर विद द गिवन सेट कैपिटल आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज। कौन सी कंडीशन है? x रिलेट्स टू y, मतलब रिलेशन में x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर आना चाहिए। x रिलेट्स टू y इफ एंड ओनली इफ x प्लस y लेस देन 9। बराबर है। तो रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे जहां ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, एक सेकेंड, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई रहेंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई रहेंगे जहां दोनों का सम लेस देन 9 आएगा। चलो अब बताओ, मेरे को कंफर्म गारंटी है तुम्हारे से ही बच्चे बता सकते हैं अनम्यूट करके। अक्षत ने बराबर लिख दिया था, ओपी ने बराबर। ओपी अनम्यूट हो सकता है क्या तू? अगर अनम्यूट हो सकता है तो बता कौन से पेयर आएंगे इधर। जी सर। कंपलसरी नहीं, अगर नहीं हो सकता हाँ अनम्यूट तो मत बोल। ओपी बोल, चल ओपी बोल, कौन से आएंगे? हाँ सर। सर हाँ। 6 + 3। नहीं रे, सर नहीं नहीं इक्वल इक्वल टू 9 नहीं करना ना हमें। अरे हाँ, तो फिर 1 + 2 हो सकता है। रोक 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 रोक। एक्स रिलेट्स टू वाई मतलब ऐसे एक्स कॉमा वाई रिलेशन में रहेंगे जहां दोनों का सम करोगे लेस देन 9 आएगा। 1 1 है। भैया कहाँ से वन उठाने हैं? ए क्रॉस ए में से तू काय को 6 + 3 पे जा रहा है? 1 के साथ जमाना, पहले 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, 1 8 आएगा नहीं। नहीं हाँ आएगा। सर, नहीं 1 नहीं क्यों? आएगा। क्योंकि 1 + 8 इज नॉट लेस देन 9। समझा? ठीक। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। क्लियर? 3 1 यस सर। 3 2 3 3 3 4 बस। 4 1 4 2 4 3 बस। 6 1 6 2 बस। 8 का कुछ भी नहीं है। 4 4 भी आएगा ना? समझा? हाँ 4 4 भी आएगा ना? आएगा ना। 4 1 4 2 4 3 4 4। क्लियर? इसका लेंगे तो 6 1 6 2 बस। 8 का किसके साथ नहीं आएगा। समझा? जी सर। समझा रिलेशन कैसे लिखा? सबको यस जी समझा? सर। सर। प्लीज सबको समझा? सानवी समझा? यस सर। उमंग ओके। सानवी क्लियर ओके। समझा रिलेशन कैसा लिखा है? हाँ सर। हाँ। सानवी परफेक्ट ओके। सुमित क्या बोल रहा है? एक बार ऊपर वाला एक्सप्लेन करो। कौन सा ऊपर वाला? चलो देखो इधर, ये रिलेशन तुमको समझा है? ये समझा? सेट ए आया तुम्हारा 1 2 3 4 6 8। अब रिलेशन आर डिफाइन किया है सेट ए, कौन से कंडीशन पे? कंडीशन है ए रिलेट्स टू बी। ए रिलेट्स टू बी का मतलब है ए कॉमा बी रिलेशन में होना चाहिए। अंडर विच कंडीशन? बी इज मल्टीपल ऑफ ए, मतलब हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट इज मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। देखो ना यहाँ,
is 1 is multiple of 1, 2 is multiple of 1, 3 is multiple of 1, 4 is multiple of 1, 6 is, समझा? तो it is 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8 सब आएगा. 2 2 2 4 2 6 2 8 3 3 3 6 4 4 4 8 6 6 8 8. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या था? नेक्स्ट कंडीशन क्या था? ऐसा कंडीशन था सेट ए एज 1 2 3 4 6 8, रिलेशन आर डिफाइन किया सेट ए पे, अंडर विच कंडीशन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y आएंगे जहां दोनों का सम इज लेस देन 9 है. तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 1 के साथ करोगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 6 आएगा, 1 8 नहीं आएगा. क्यों रे? क्योंकि मैं 1 8 लेता हूं. देखो 1 1,8 लेता हूं, इसका क्या? ये x है, ये y है. तो देखो ना, x प्लस वाई लेस देन 9 नहीं होता है, कंडीशन ब्रेक. क्लियर? सिमिलरली 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, बराबर. 2 6 आएगा, 2 8 नहीं आएगा. 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 6 नहीं आएगा. 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा. देन 6 का 6 1 आएगा, 6 2 आएगा, 6 3 नहीं आएगा, और 8 का कुछ भी नहीं आएगा. क्लियर? क्लियर समझा? क्लियर समझा? सबको पेयर कैसे लिखा समझा? परफेक्ट. Yes. चलो, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जो हमने अभी लिखा, जो अभी हमने पढ़ा, उसको हम बोलते हैं सेट और ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलते हैं? सेट और ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन. क्लियर है? सेट और ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन. चलो अपने न्यूमेरिकल के पास आ जाओ. अब अपना न्यूमेरिकल क्या था? अपना न्यूमेरिकल था, सर सेट ए इज गिवन एज 1 2 3 4, बराबर. एक बच्चे ने पूछा था, सर ऊपर वाला एक्सप्लेन करो ना. चलो बच्चा देखो, ऊपर वाले के पास आ गया मैं. किधर है? सुमित गुप्ता. सुमित देख इधर, सुमित देख. सेट ए क्या दिया है? सेट ए दिया है 1 2 3 4, एंड आर को बोला है कि वो रिलेशन है ए के ऊपर. अंडर विच कंडीशन? कंडीशन है x रिलेट्स टू y इफ एंड ओनली इफ x लेस देन इक्वल टू y. x रिलेट्स टू y का मतलब है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y रिलेशन में ऐड करो जहां पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का लेस देन इक्वल टू दूसरा एलिमेंट होगा. बट वो एलिमेंट लेने कहां से? वो लेने ए क्रॉस ए से. क्यों ए क्रॉस ए में से? बिकॉज आर इज रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए, मतलब आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो आपको रिलेशन में ए क्रॉस ए में से ऐसे पेयर उठाने हैं x, y जहां x इज लेस देन इक्वल टू y. क्लियर? 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 सुमित क्लियर? Yes. परफेक्ट. चलो ये हो गया, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलेंगे डाइग्राफ रिप्रेजेंटेशन. क्या बोलेंगे? डाइग्राफ रिप्रेजेंटेशन. डाइग्राफ, ठीक है, स्लैश एरो डाइग्राम. डाइग्राफ स्लैश एरो डाइग्राम. डाइग्राफ कब बनाते हैं, एरो डाइग्राम कब बनाते हैं? रिलेशन डिफाइंड ऑन सिंगल सेट. अगर रिलेशनशिप एक सेट पे डिफाइन किया है तो हम डायग्राफ बनाते हैं. व्हेन रिलेशन डिफाइंड ऑन टू सेट्स ए एंड बी, तब हम एरो डायग्राम बनाते हैं. व्हाट इज डायग्राफ? डायग्राफ और एरो डायग्राम is called as graphical representation of relation. अगर मुझे रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो अब मैं यूज करूंगा डायग्राफ और एरो डायग्राम. जब रिलेशन एक ही सेट पे डिफाइन किया, जो यहां किया, we use diagraph
to represent that relation graphically. But when the relation is defined on two sets, then we can use a concept of arrow diagram to show that relation graphically. चलो अब डायग्राफ क्या होता है वो देखते हैं, एंड डायग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं. चलो, व्हाट इज डायग्राफ? एज द नेम इंप्लाइज, व्हाट इज अ डायग्राफ? डायग्राफ का मतलब क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर तुम पढ़ ही रहे हो, बराबर. डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज ग्राफ तुम पढ़ रहे हो. डायग्राफ का मतलब होता है डायरेक्टेड ग्राफ. डायग्राफ का मतलब क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ. अब डेटा स्ट्रक्चर में आप ट्रीज एंड ग्राफ पढ़ते हो. इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, हाउ यू डिफाइन, हाउ यू डिफरेंशिएट ट्रीज एंड ग्राफ? सिंपल कॉन्सेप्ट है. ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे? hierarchical representation of nodes and links is called as trees, and a planar representation of non-empty set of vertices and set of edges are called as graph. बराबर, क्योंकि ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? ग्राफ का डेफिनेशन है G इज इक्वल टू V कॉमा E. ग्राफ का डेफिनेशन क्या है? G इज इक्वल टू V कॉमा E. व्हाट इज V? V का मतलब होता है वर्टाइसेस एंड E का मतलब होता है एजेस. अगर आपको कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको दो चीजें लगती है, वर्टाइसेस एंड एजेस. क्यों? क्योंकि द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ इज अ प्लेनार. प्लेनार का मतलब क्या है? ग्राफ को हॉरिजॉन्टल पकड़ो, वर्टिकल पकड़ो, इट इज वन एंड द सेम. So a planar representation of non-empty set of vertices and set of edges is called as graph. ग्राफ में हमेशा जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब मिनिमम एक वर्टेक्स तो होना ही चाहिए. अ ग्राफ विदाउट वर्टेक्स इज सिंपली नॉट पॉसिबल. एजेस मे और मे नॉट बी एम्प्टी. तो अपने को चलो ग्राफ समझा, इट इज अ प्लेनार रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस. डन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ. पहला डायरेक्टेड ग्राफ जिसको हम डायग्राफ बोलेंगे, दूसरा अनडायरेक्टेड ग्राफ. अब इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ? हम ग्राफ को डायरेक्टेड ग्राफ कब बोलेंगे? जब ग्राफ में जितने भी एजेस आपने ड्रॉ किए हैं, हर एक एज को डायरेक्शन होगा from source to destination, start to end, domain to range. अगर सारे एजेस को हम डायरेक्शन देंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बराबर है, डोमेन टू रेंज, स्टार्ट टू एंड, तब उस ग्राफ को हम डायग्राफ बोलेंगे. एंड जब ग्राफ को किसी भी एज को कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, तब हम उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं. अपने को यहां जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है डायरेक्टेड ग्राफ और सिंपली डायग्राफ. तो जब भी अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, अपने को दो लोग लगेंगे, वर्टाइसेस एंड एजेस. तो अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहला क्वेश्चन वर्टाइसेस कहां से मिलेंगे, दूसरा क्वेश्चन एजेस कहां से मिलेगा. तो मेरे को ये दो क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए. पहला क्वेश्चन कैसा है? पहला क्वेश्चन है वर्टाइसेस कौन देगा. वर्टाइसेस कौन देगा. दूसरा क्वेश्चन क्या है? एजेस कहां से मिलेंगे. ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर दो. मैं तुमको डायग्राफ बना के दिखाता. जब तुमको ये पता चल जाएगा कि वर्टाइसेस कौन देगा, एजेस कहां से मिलेंगे, खत्म, उनको ज्वाइन ही तो करना है, हो गया डायग्राफ. तो आंसर अब मैं तुमको देता हूं, वर्टाइसेस कौन देगा, मतलब वर्टाइसेस कहां से मिलेंगे आपको. तो उसका आंसर, वर्टाइसेस कहां से मिलेंगे, उसका आंसर है आपको जो सेट है, सेट ए, वो आपको देगा वर्टाइसेस. एजेस कहां से मिलेंगे आपको? एजेस मतलब ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर. तो रिलेशन आर आपको क्या देगा?
एजेस एंड आपका सेट आपको देगा क्या, वर्टाइसेस। तो बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो कितने वर्टाइसेस आएंगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। नो, इट इज नॉट ए बी सी डी, इट इज 1 2 3 4। ठीक है, तो सेट ए में 4 वर्टाइसेस है, तो आपको 4 वर्टेक्स मिलेंगे डायग्राफ में, 1 2 3 एंड 4। चलो हाँ, चलो हो गया खत्म। वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4। हो गया, सेट ने मुझे वर्टाइसेस दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेस कहां से मिलेंगे, रिलेशन में से। ये देखो रिलेशन, पहला पेयर पढ़ो, 1,1, मतलब सोर्स इज 1, डेस्टिनेशन इज 1, डोमेन इज 1, रेंज इज 1। सोर्स इज 1, डेस्टिनेशन इज 1, डोमेन इज 1, रेंज इज 1। सो एरो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, डोमेन टू रेंज। नेक्स्ट देखो 1,2, एरो फ्रॉम 1 to 2, 1,3, एरो फ्रॉम 1 to 3, 1,4, एरो फ्रॉम 1 to 4। देन पढ़ो नेक्स्ट कौन है, 2,2, 2,2 इज एरो फ्रॉम 2 to 2। देन आएगा 2,3, देन आएगा 2,4, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, ऑर्डर पेयर नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट आएगा 3,3 एंड देन 3,4, 3,3, 3,4, देन नेक्स्ट आएगा 4,4। तो ये हो गया आपका डायग्राफ। क्या है आपका, डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जब आपका डायग्राफ आ गया तो मैं यहां लिखता हूं वर्टेक्स, यहां लिखता हूं इन डिग्री, यहां लिखता हूं आउट डिग्री। चलो बताओ, अगर मेरे डायग्राफ में वर्टाइसेस पता चल गए तो व्हाट इज इन डिग्री आउट डिग्री, कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4। व्हाट इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स, इन डिग्री मतलब क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट वर्टेक्स, total number of edges pointing towards that vertex is called as in degree of a vertex. What is out degree? Out degree of a vertex is total number of edges pointing away from the vertex. Clear है? किसी भी वर्टेक्स का इन डिग्री मतलब क्या, किसी भी वर्टेक्स का इन डिग्री मतलब सर टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट वर्टेक्स इज इन डिग्री। किसी भी वर्टेक्स का आउट डिग्री मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दैट वर्टेक्स। चलो पकड़ो 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 वन को, वन का इन डिग्री क्या है, देखो एक एज है सर, एक एज है जो टूवर्ड्स 1 है, तो इन डिग्री इज 1। आउट डिग्री कौन कौन है सर, 1 2 3 4, सो आउट डिग्री इज 4। सर 2 का इन डिग्री क्या है, 1 एंड 2। सर 2 का आउट डिग्री क्या है, 1 2 3। क्लियर। सर 3 का इन डिग्री क्या है, 1 2 एंड 3। सर 2 का आउट डिग्री क्या है, 1 एंड 2। नेक्स्ट 4 का इन डिग्री क्या है, 1 2 3 4। सर 4 का आउट डिग्री क्या है, आउट डिग्री 1। क्लियर, क्लियर। जो सेल्फ लूप होता है वो ऑब्वियसली 1,1 2,2 3,3 4,4, मतलब उसको हम इन डिग्री में भी कंसिडर करते हैं, आउट डिग्री में भी कंसिडर करते हैं। क्लियर, इन डिग्री आउट डिग्री समझा, डायग्राफ समझा, डिग्री समझा, इन डिग्री आउट डिग्री सबको समझा। अब नेक्स्ट आएगा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। Matrix representation of relation R is denoted as M of R. What is M of R? M of R मतलब matrix representation of relation R। कैसे आएगा, matrix representation of relation R is A of ij M cross N। ये आ गया matrix representation of relation R। सिंपल सिंपल,
हाउ यू डिफाइन अ मैट्रिक्स, आपने ऑलरेडी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में जब भी मैट्रिसेस पढ़ा होगा आपने कुंभोजकर से पढ़ा होगा। तो जब कुंभोजकर मैथमेटिक्स के लिए आप ओपन करते हो, कुंभोजकर के मैट्रिसेस चैप्टर के पहले पेज पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो भी बोल्ड में। कुंभोजकर ने क्या डेफिनेशन लिखा है मैट्रिसेस का, पढ़ोगे तो कुछ ने लिखा है collection of m cross n elements arranged in the form of rectangular array having m rows and n column is called as matrix। एक स्टेटमेंट में कुंभोजकर ने पूरे के पूरे मैट्रिक्स को डिफाइन कर दिया। कैसे? कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मैट्रिक्स में वो समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। सो रेक्टेंगुलर एरे मतलब डेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डेटा स्ट्रक्चर क्या है? रेक्टेंगुलर एरे। सो कलेक्शन ऑफ m क्रॉस n एलिमेंट्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। मतलब ही मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in a rectangular array having m number of rows and n number of columns। And here in matrix representation of relation you will get a boolean matrix। boolean matrix मतलब मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, देखो what is m cross n? m cross n is called as order of matrix, that means m number of rows and number of columns। what is a? What is A is called as element of matrix A, element of matrix A। And what is I and what is J? I is called as row position of element A, J is called as column position of element A। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को मैट्रिक्स लिखने को आना चाहिए रिले का, जो कि बहुत सिंपल है। हाँ, किसी को कंसेप्चुअल चाहिए, लॉजिकल आंसर चाहिए, इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। व्हाट इज ए ऑफ आई जे? हमेशा रिलेशन का मैट्रिक्स बुलियन मैट्रिक्स होता है। ए ऑफ आई जे मतलब मैट्रिक्स का एंट्री 1 होगा। बुलियन मतलब 2 एंट्री पॉसिबल, बाइनरी 2 एंट्री पॉसिबल 1 and 0। तो एंट्री 1 कब होगा? सारे i j, सारे i j पेयर रिलेशन में प्रेजेंट रहेंगे तो एंट्री 1 आएगा। एंट्री 0 आएगा कब? जब सारे i j पेयर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। खत्म। आप बोलोगे सर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे? नो प्रॉब्लम, यहां मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है एंड अपना रिलेशन r क्या है? इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a। मतलब ये देगा आपको a रो पोजीशन, ये a देगा आपको कॉलम पोजीशन। देखो प्लीज ध्यान से, व्हाट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन r is, अभी मैट्रिक्स इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल सेट, दैट मींस यू ऑलवेज गेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स आएगा, रो पोजीशन भी आपको a ही देगा 1 2 3 4, कॉलम पोजीशन भी a ही देगा 1 2 3 4। समझा? अब एंट्री कहां से मिलेगा? एंट्री कहां से मिलेगा? एंट्री मिलेगा आपको रिलेशन में से। पढ़ो रिलेशन का पहला पेयर, पढ़ो रिलेशन का पहला पेयर क्या था? रिलेशन का पहला पेयर पढ़ो, रिलेशन का पहला पेयर क्या था? क्या था? पढ़ो इधर से, पढ़ो इधर से, क्या था? पढ़ो इधर से, पढ़ो क्या था? क्या था रिलेशन का पेयर? रिलेशन का पहला पेयर था 1,1। 1,1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज 1, then 1,2, then 1,3, then 1,4, then 2,1, 2,2, 2,3। बराबर है? क्या था? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2। बराबर है? यस, चेक करो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4। हाँ 2 2 2 3 2 4। देखो यहाँ 0 एंट्री आएगी 2 2 2 3 3 4, देन 3 3 3 4 and 4 4। रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर बूलियन 0। सो ये हो गया आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर। क्लियर? 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 मैट्रिक्स समझा?
अब एक शॉर्टकट मेथड दिखाऊं। ये सब्जेक्ट का एडवांटेज क्या है आपको मालूम है? ये पूरा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है ना, हम उसको आधे पौन घंटे में सॉल्व कर देते हैं। क्यों? सारे डायरेक्ट मेथड है, राइट? सारे शॉर्टकट मेथड है। क्वेश्चन देख के भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। उसमें से एक शॉर्टकट मेथड मैं अभी आपके सामने बता रहा हूं। देखो, एक शॉर्टकट मेथड मैं आपके सामने बताता हूँ शॉर्टकट मेथड। देखो इधर, अगर सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है, राइट? मुझे पूछना है, मेरे पास मैट्रिक्स है और मेरे क्वेश्चन पूछा है कि वर्टेक्स का डिग्री निकालो। मेरे पास मैट्रिक्स है और पूछा है मुझे इन डिग्री एंड आउट डिग्री निकालो। तो मैट्रिक्स से मुझे इन डिग्री आउट डिग्री कैसे मिलेगी? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, सर मैट्रिक्स का डायग्राफ बनाओ और डायग्राफ से आप इन डिग्री आउट डिग्री निकाल सकते हो। लेकिन मेरा दूसरा मेथड है, मैं डायग्राफ क्यों निकालूं? मुझे मैट्रिक्स से पूछा है डिग्री निकालो, तो नेसेसरी डायग्राफ निकालने को तो मार्क्स ही नहीं है। डायग्राफ तो मैं मेरे कन्वीनियंट के लिए निकाल रहा हूं। नहीं, मैं मैट्रिक्स से डायरेक्ट डिग्री निकालूंगा। देखो कैसे, मैट्रिक्स देख के सिंपल बोलो इन डिग्री। अगर आपको किसी का भी इन डिग्री चाहिए, उसका कॉलम ढूंढो। तो कॉलम गिव्स यू इन डिग्री एंड रो गिव्स यू आउट डिग्री। क्या बोला मैंने? कॉलम गिव्स यू इन डिग्री। अरे भाई तुझे चाहिए व्हाट इज इन डिग्री ऑफ वन, चाहिए इन डिग्री ऑफ वन। तो वन के कॉलम में देख कितने वन है, वन के कॉलम में कितने वन है, उसका इन डिग्री। टू के कॉलम में कितने वन है, टू के कॉलम में कितने वन है, वो उसका इन डिग्री। थ्री के कॉलम में कितने वन है, उसका उतना इन डिग्री। फोर के कॉलम में कितने वन है, उतना उसका इन डिग्री। आउट डिग्री चाहिए, जिसका भी आउट डिग्री चाहिए उसका रो देख। वन का आउट डिग्री चाहिए, चेक कर वन के रो में कितने वन है। टू का आउट डिग्री चाहिए, चेक कर टू के रो में कितने वन। थ्री का आउट डिग्री चाहिए, थ्री के रो में कितने वन। फोर का आउट डिग्री चाहिए, फोर के रो में कितने वन। तो सिंपली इन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, the number of ones present in that respective column gives you in degree, and the number of ones present in that respective row of a vertex gives you the out degree for that vertex. Clear? समझा? यस सर। क्लियर? सबको समझा? यस सर। पक्का? जी। चैट में देखता हूँ क्या बोल रहे हैं अभी। 4 नए चैट है। सिद्धेश ओके, अर्ना ओके, कार्तिक भी हाँ बोल रहा है, ओके। सुमित क्रिस्टल क्लियर, ओके परफेक्ट। चलो उमंग ओके। तो चलो हमने क्या लिखा यहाँ पे? हमने लिखा रिलेशन को सेट या ऑर्डर पेयर में, हमने बनाया डायग्राफ फॉर अ रिलेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हमने लिखा रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में। शुभम पास्टे वो ए ऑफ आई जे 1 और 0 नहीं समझा। ए ऑफ आई जे का मतलब होता है, ये जो ए ऑफ आई जे है ना, ये मैट्रिक्स की एंट्री है। तो ये ए ऑफ आई जे मतलब ये जो मैट्रिक्स में एंट्री करनी है ना 1 या 0, वो कैसी करनी है? वो रिलेशन पढ़ के करनी है। रिलेशन का पहला पेयर है 1,1, मतलब पहला रो पहला कॉलम हमने एंट्री 1 किया। रिलेशन का दूसरा पेयर है 1,2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम हमने एंट्री 1 किया। पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4। सिमिलरली 2 2 2 3 2 4। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर, देखो जितने ऑर्डर्ड पेयर, ये देख जितने ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है प्रेजेंट, उसके लिए हमने 1 लिखा। जो एब्सेंट है उसके लिए हमने 0 लिखा। अब चेक कर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है उसके लिए हम 1 एंट्री करते हैं मैट्रिक्स में। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एब्सेंट है
तो उसके लिए 0 एंट्री होता है। शुभम समझा? शुभम यस, ओके, चलो शुभम को समझा है, बाकी लोगों को भी समझा है। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ डाउट्स, डिफिकल्टी अब तक नहीं समझा ऐसा कुछ? हाँ, अभी अगर आप क्वेश्चन देखते हो जो हमने लिखा था ऊपर, उसमें से पहला क्वेश्चन आर एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हो गया, डायग्राफ ऑफ आर हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर हो गया, एंड इन डिग्री आउट डिग्री हो गया। बचा क्या? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो वो बता देता हूं। फिर मैंने बोला था तुमको 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक सब हो जाएगा। चलो, मेरा सेट ए क्या था? 1 2 3 4। मेरा रिलेशन आर क्या था? 1,1 1,2 1,3 1,4 2,2 2,3 2,4, देन 3,3 3,4 एंड 4,4। क्लियर? ये मेरा रिलेशन था। अब व्हाट इज अ डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का रिलेशन देखो, डोमेन का डेफिनेशन देखो। डोमेन ऑफ रिलेशन आर is represented as, denoted as dome of R। कैसे लिखता हूं देखो, कैसे बोलता हूं सुनो। डोमेन ऑफ आर कैसे लिखते हैं? देखो कैसे बोलता हूं, देखो। सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई जो रिलेशन में है ना, उसके पहले एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। नेक्स्ट, व्हाट इज रेंज ऑफ आर? रेंज ऑफ आर का डेफिनेशन क्या है? सारे, दिस इज फॉर ऑल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सारे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई जो रिलेशन में है ना, उसके सेकंड एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज। तो चलो बताओ, यहाँ डोमेन में कौन कौन आएगा? पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1। सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखो तो आपको पता चलेगा डोमेन में आएगा 1 2 3 4। रेंज में क्या आएगा? सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट उठाओ तो रेंज इज 1 2 3 4। क्लियर? डोमेन समझा? व्हाट इज डोमेन रिलेशन? अब तक इतना समझो। सर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी या एक्स कॉमा वाई रिलेशन में प्रेजेंट है, उसका पहला एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। सर, सेकंड एलिमेंट को हम बोलते हैं रेंज। चलो, डोमेन समझा, रेंज समझा। नेक्स्ट अभी आएगा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या? देखो देखो देखो, इनवर्स रिलेशन इज डिनोटेड एज आर इनवर्स। व्हाट इज आर इनवर्स? मैं बोलूंगा सारे सारे एक्स कॉमा वाई, सारे एक्स कॉमा वाई जो रिलेशन में है ना, इनवर्स, इनवर्स उल्टा करो, उल्टा करो, उसको वाई कॉमा एक्स करो, इसको हम आर इनवर्स बोलते हैं। जैसे जैसे पहला पेयर 1 1 का उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 4 का उल्टा 4 1, देन 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 4 का उल्टा 4 3। बराबर है? राइट? देखो 2 1 2 2 का उल्टा 2 2, 2 3 का उल्टा 3 2, देन 2 4 का उल्टा इज 4 2, देन 3 3 का उल्टा इज 3 3, 3 4 का उल्टा इज 4 3, 4 4 का उल्टा इज 4 4। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन। रिलेशन का इनवर्स मतलब रिलेशन में सारे ऑर्डर पर एक्स कॉमा वाई है, उसका उल्टा y कॉमा एक्स लिखो, उसको हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? मैंने आपको 8:25 बोला था, अभी 8:23 हो गया है और हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। क्लियर? समझा Yes, sir. सबको? Yes, sir. कुछ भी डिफिकल्टी? No. पक्का? नो सर, पता। ओके, तो चलो, जैसे मैंने आप सबसे कमिट किया था
कि रिलेशन आपको समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन भी आपको समझ में आएगा। उसके हिसाब से मैंने आज के लेक्चर में क्या क्या तुमको बताया, उसको अगर समराइज करना होगा तो मैं समराइज करता हूं। पहले तो हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थियरी देखा। सेट में व्हाट इज सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू राइट अ सेट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। फिर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट देखा, लॉजिक के बारे में बात किया। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखा। उसके बाद हमने रिलेशन का डेफिनेशन देखा, राइट, रिलेशन कब होता है, रिलेशन कैसे होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे बेसिक रिलेशंस के। फिर रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट और ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंटेशन। हम रिलेशन को ग्राफिकली कैसे लिखते हैं, हम रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो सब हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। अब नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे कंटिन्यू करेंगे रिलेशन इन डिटेल, इन डेप्थ में। ठीक है, सबको समझ में आया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ? एक मिनट, इस बच्चे ने कुछ तो मैसेज डाला है, एक सेकंड, चैट में कुछ तो डाला है। क्या डाला है चैट में? इन डिग्री आउट डिग्री एक बार फिर से, ओके ठीक है। कैन यू गिव अस टाइम टू राइट डाउन बिटवीन द लेक्चर? उमंग, आई डोंट हैव एनी इश्यूज और एनी प्रॉब्लम टू राइट इट डाउन, बट मेरा इंटेंशन ऐसा रहेगा कि आप अटेंटिव माइंड से देखो, समझो। लिखने वाला काम देख, मैं तो वन नोट पे लिखता हूं, 2 सेकेंड लगेंगे उसका पीडीएफ फाइल बना के तुम्हारे चैट में डालने के लिए। हमारा स्टडीज ऐप भी है, स्टडीज ऐप में जो भी लेक्चर्स होते हैं, जो भी राइटिंग मटेरियल्स है, नोट्स है, ये जो वन नोट के कॉपीज है, वो भी पीडीएफ करके हम डाल देते हैं उसके अंदर। तो देखो, लिखना मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अननेसेसरी अगर कुछ चीजें मुझे समझ में आ रही है तो टाइम वेस्ट होगा लिख के। उससे अच्छा मैं कुछ डिक्टेट करूं, मैं लिखूं, फिर तुम सॉल्व करेंगे। उससे बेटर मैं 2 प्रॉब्लम और सॉल्व करूंगा, 2 वैरायटी और दिखाऊंगा। बराबर है? हाँ, अभी बचा इन डिग्री एंड आउट डिग्री। एक बार, किसी भी वर्टेक्स का इन डिग्री मतलब क्या? अगर तुम्हारे पास ग्राफ है, आपको निकालना है इन डिग्री, तो इन डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट वर्टेक्स। जो भी वर्टेक्स का इन डिग्री निकालना है, चेक करो उस वर्टेक्स पे कितने नंबर ऑफ एजेस उसके पास आ रहे हैं, उसको इन डिग्री बोलते हैं। आउट डिग्री मतलब कितने बाहर जा रहे हैं। बराबर? अगर मैट्रिक्स से इन डिग्री चाहिए तो जो भी वर्टेक्स का इन डिग्री चाहिए, उस वर्टेक्स में उस वर्टेक्स के कॉलम में चेक करो कितने नंबर ऑफ वंस है। अगर आपको मैट्रिक्स से आउट डिग्री निकालना है तो जो भी वर्टेक्स का आउट डिग्री निकालना है, उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के रो में देखो कितने नंबर ऑफ वंस है। राइट? तो इन शॉर्ट, इफ यू वांट टू एस्टिमेट द इन डिग्री एज वेल एज आउट डिग्री ऑफ relation of a vertex, in degree or out degree of a vertex with the help of matrix, then the simple answer is number of ones present in that respective column gives you the in degree and row आपको out degree देगा। बराबर? Yes, sir. Thank you. परफेक्ट। कार्तिक, उसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो बेटर होगा। ओपन इलेक्टिव कौन सा लेना है वो अभी बताना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, इवन अगर गाइडेंस चाहिए तो विद्यालंकार का हमारा नंबर है 42324232, उनको बोलो कनेक्ट करने के लिए, अपन उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बट ड्यूरिंग लेक्चर अपन चेक रिलेटेड ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो अच्छा। एंड इन बिटवीन जैसे अपन कुछ लिख रहे हैं या कुछ थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाना है तो वो इन डिटेल अपन लेक्चर्स में आगे बात करेंगे, बट फर्स्ट में अवॉइड करें। ठीक है, ओके, सबको समझा? Yes, sir.
परफेक्ट। ओके चलो, दिन सबको ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलेंगे अपन नेक्स्ट थर्सडे को नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय।